गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में वीडियो में हम बात कर रहे थे कूलॉम के नियम की, और कूलॉम के नियम के बारे में हमने पढ़ भी लिया था। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आज के टॉपिक पे आगे चलेंगे। तो हमने ये देखा था कि कूलॉम का नियम दो चार्जों के बीच इंटरेक्शन को बताता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर किस प्रकार फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा। जैसे ये है प्लस Q1, ये है प्लस Q2, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसे चार्ज जिनकी विमाएं, विमा मतलब उनका आकार, उनका मान, उनके बीच का जो सेपरेशन है, बीच की जो दूरी है, उसकी तुलना में नगण्य हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2, बीच का सेपरेशन है स्मॉल r। आवेश बड़े पॉइंट में फैला हो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। आवेश एक कोई बड़ी मेटेलिक बॉल है, उस पर आवेश फैला हुआ है तो वो पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर वही बॉल बहुत अधिक दूरी पर रखी हो, बहुत अधिक दूरी पर, तो उसको हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। क्योंकि एक से दूसरी बॉल को जब देखोगे तो वो पॉइंट की तरह शो आएगी। तो पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश का मतलब है कि ऐसे आवेशित पिंड जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। कूलॉम का नियम हम पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से उसको रिवाइज किया जाता है। तो ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, Q1 इस Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये भी प्लस दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और कूलॉम ने अपने नियम में कहा था कि ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगा। तो ये प्लस Q1 इस Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको लिखने का तरीका होगा F21, यानी कि किस पर, Q2 पर किसने लगाया, Q1 ने, तो इसको बोला जाता है F21, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार Q2 किस पे बल लगाएगा, Q1 पर, तो उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इसको लिखा जाएगा F12, मतलब जो पहले है उस पर बल लगेगा, जो पीछे है वो बल लगाएगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो अगर समान प्लस प्लस आवेश है तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। इसी प्रकार मान के चलते हैं एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बल की दिशा क्या होगी। तो सेपरेशन स्मॉल r है, प्लस Q1 इस Q2 पर बल आरोपित करेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित। तो ये प्लस Q1 इस माइनस Q2 को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इसको लिखा जाएगा F21, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल, ये इसको आकर्षित करेगा अपनी ओर। ये प्लस है ये माइनस है, डायरेक्शन ये होगी, अपनी ओर खींचेगा। इसी प्रकार ये माइनस Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, और उसकी डायरेक्शन होगी ये, इसको लिखा जाएगा F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यानी कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल। इस प्रकार होती है बलों की दिशा। कूलॉम बल मान बताता है, कूलॉम बल दिशा भी बताता है। तो आज का हमारा टॉपिक अगला होगा, जो मेन टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ये टॉपिक हम पिछले वीडियो में पूरी तरह डिटेल बता चुके हैं। आज केवल उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया है जिससे कंटिन्यूटी बरकरार रहे। है कूलॉम ने हमें यह दे दिया था कि F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें आ गया था कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का, उस बल का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है ये K मीडियम पर डिपेंड्स करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो K की जो वैल्यू है वो आएगी अलग अलग।
तो इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। खैर, निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू हमने रख दी थी 1.4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, जिसकी न्यूमेरिकली वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए के माध्यम पर डिपेंड करता है, निर्वात के लिए कुछ और होगा, कांच के लिए कुछ और होगा, पानी के लिए कुछ और होगा। तो निर्वात या वायु के लिए हमने इसकी वैल्यू रख दी, वो ये होती है, यानी कि अगर ये आवेश निर्वात या वायु में उपस्थित हो तो इस फॉर्मूले को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात या वायु की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल का ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में ओनली मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, परिमाण है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हमारा टॉपिक होगा अगला उसकी डायरेक्शन देखने का। तो मैग्नीट्यूड है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, मात्रक जस्ट इसका उल्टा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पिछले टॉपिक में हमने ये भी बताया था कि इसका एक और मात्रक होता है फैराड अपॉन मीटर, जो आपको चैप्टर 4 से मिलेगा। खैर, तो कूलॉम के नियम को रिवाइज कर रहे थे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। हम इससे जो निकालना चाह रहे थे, थोड़ा सा पॉइंट जो बचा था वो ये था कि इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि कूलॉम का जो नियम है उससे जो हमें फॉर्मूला मिलता है दो आवेशों के मध्य बल का F, तो ये आवेशों के मध्य लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F समानुपाती 1/R स्क्वायर। इसीलिए इसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि यह दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका अर्थ यह हुआ, दूरी मतलब आवेशों के मध्य का सेपरेशन, कि अगर आप बल और दूरी के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे, आवेशों के मध्य जो सेपरेशन है उसके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। कहने का मतलब डिस्टेंस जब इंक्रीज होगी, दो आवेशों के मध्य की दूरी इंक्रीज होगी, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यह है व्युत्क्रम वर्ग नियम। आवेश जितनी अधिक दूर जाएंगे उनके मध्य लगने वाले बल में उतनी ही क्या आएगी, कमी आएगी। तो कूलॉम का जो नियम है वो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। आवेश पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कूलॉम का जो नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, 1/R स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण नियम भी करता है। पढ़ा होगा आपने 11th में, F = Gm1m2/R स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। खैर, इससे एक चीज क्लियर है, आपसे पूछा जाता है कि यदि R की वैल्यू हम हाफ कर दें, आधी, तो फोर्स कितना होगा। दो आवेशों के मध्य की जो पहली दूरी है उससे हम अब R थी मान के चलो, उसको R/2 कर दें, आवेशों के मध्य की दूरी को घटा दें, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 1/2 करोगे, स्क्वायर 1/4 होगा, 4 जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि बल पहले की तुलना में कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। यदि आवेशों के मध्य की दूरी आधी कर दी तो बल पहले की अपेक्षा उसमें 4 गुना अधिक वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि हम जो दूरी है उसको डबल कर दें, आवेशों के मध्य की जो दूरी है Q1 Q2 के बीच की दूरी, उसको हम डबल कर दें, पहले R थी अब 2R कर दें, तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूरी बढ़ाएंगे तो हम पहले ही कह चुके हैं बल घटेगा, 2 का स्क्वायर, तो यानी कि नया बल होगा F/4, यानी कि
F/4 1/4 गुना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बल होता है आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उतने ही गुना कम होगा, उसी हिसाब से कम होगा। तो दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। कूलॉम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो ये बात थी कूलॉम के नियम की। डिटेल हम पिछले जो वीडियो था उसमें पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं, उससे आगे का थोड़ा रह गया था, वो आपको आज बता दिया गया है। अब कूलॉम के इस नियम से हमने ये पता लगाया कि आवेश दूसरे आवेश पर कितना फोर्स लगाएगा। F = K/Q1/Q2/R²। ये मैग्नीट्यूड है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कि किस दिशा में लगाएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बोर्ड पेपर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, तो इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। आज उसी पर बात होगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे, इससे मिला हमें केवल मैग्नीट्यूड, और अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। बल है, सदिश राशि है, तो डायरेक्शन तो होना स्वाभाविक है। वैसे भी कूलॉम ने अपने नियम में कहा था कि जो बल की दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगी। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो कूलॉम बल है, विद्युत बल है, उसकी वेक्टर फॉर्म, कैसे वेक्टर फॉर्म अपन निकालेंगे? तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए मान के चलती हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। दोनों समान प्रकृति के धनावेश है। Q1 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है R2। तो दो पॉइंट चार्ज है अपने पास Q1 Q2, जिनके पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करेगा। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। कूलॉम के सदिश निरूपण से हमें जो मिलता है वो ये मिलता है बाद में रिजल्ट कि ये जो दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाएंगे वो परिमाण में समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, ये रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं, यानी कि ये नियम गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करेगा। बोर्ड पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। सदिश निरूपण आता है तब भी आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। देखिए अब कैसे। अब Q1 से Q2 तक की मान के चलो हमें दूरी चाहिए, Q1 से Q2 तक की, तो वो दूरी मैंने ये दर्शा दी। Q1 से Q2 इसको लिखेंगे R1 से 2, तो R12। Q1 से Q2 तो इसको हम लेंगे क्या? R12। अगर Q1 से Q2 तक का सेपरेशन चाहिए तो इसको लिखा जाएगा R12। जरा इस बोर्ड पे देखें, अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें सदिश योग के त्रिभुज के नियम से, आपने 11th में पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कहता है कि दो भुजाएं क्रमागत रूप से हों, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को शो करती है। तो यहां अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो ये भुजा और ये भुजा क्रमागत है, तो तीसरी भुजा यानी कि R1 प्लस R12 इक्वल टू होगा क्या? R2। तो R12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? R2 माइनस R1 लिख सकते हैं।
तो आपके पास R12 की वैल्यू आ गई, जरूरत पड़ेगी तो आप लगा सकते हो R2 माइनस R1। इसी प्रकार अगर आपको Q2 से Q1 तक का सेपरेशन चाहिए, ये Q1 से Q2 है, Q2 से Q1 तक का सेपरेशन चाहिए, यानी कि ये, तो इसको लिखा जाता, ये 1-2 है तो ये होता R21। 2 से 1, Q2 से Q1 तक की अगर दूरी चाहिएगी सेपरेशन, तो उसको लिखा जाएगा R21। Q1 से Q2, 1 से 2 तो उसको R12 लिखा, 2 से 1 तो उसको R21 लिखा। R12 अगर R2 माइनस R1 है तो R21 होगा क्या, R1 माइनस R2, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, तो अगर हम 1 से 2 की बात करेंगे जिसकी दिशा इधर है तो उसे हम R12 लेंगे, और 2 से 1 की बात करेंगे तो दूरी अपन लेंगे, सेपरेशन अपन लेंगे R21। खैर, Q1 Q2 पर बल आरोपित करेगा, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो बल की दिशा ये होगी, और इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल। Q1 Q2 पर बल लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी जिसको मैंने लिखा F21 वेक्टर। इसी तरह Q2 Q1 पर बल आरोपित करेगा, उसकी दिशा होगी F12 वेक्टर। पहले आवेश पर दूसरा आवेश जो बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी F12। तो ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन ये है, देख रहे हो दोनों बल डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है और मान बराबर ही आना है। तो Q1 ने Q2 पे लगाया, उसकी डायरेक्शन F21, और Q2 ने Q1 पे लगाया, उसकी डायरेक्शन F12। अब वैल्यू निकालते हैं। जनरल सूत्र था F इक्वल टू, अगर निर्वात या वायु है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सामान्य कूलॉम का जो फॉर्मूला है, विद्युत बल जो होता है उसका सामान्य सूत्र यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म ये है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन, तो Q1 के द्वारा Q2 पर, तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल, तो Q2 पर Q1 के द्वारा, तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 2 से 1, तो F21 इधर है, उसी डायरेक्शन में सेपरेशन लेना है, तो उस डायरेक्शन में सेपरेशन दूरी कौन सी है, R12, तो नीचे हो जाएगा R12 का स्क्वायर। और 11th में पढ़ा है वेक्टर फॉर्म शो करनी हो तो किसका मल्टीप्लाई, एकांक सदिश का, तो R12 कैप F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे दूरी, तो F21 की दिशा इधर है, इस डायरेक्शन में सेपरेशन Q1 से Q2 वाला सेपरेशन, तो वो होगा R12, इस डायरेक्शन की दूरी R12, तो R12 का स्क्वायर और R12 कैप। हमने पढ़ा है 11th में A कैप इक्वल टू होता है A वेक्टर अपॉन A, ये पढ़ा है, A कैप इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A, तो R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। तो कैप का यानी कि वह सदिश बटे उसके परिमाण का जो अनुपात होता है वह एकांक सदिश होता है, तो उस फॉर्मूले को यूज करके ये लिख दिया। तो ये हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 वेक्टर। ये आपके पास एक फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म है आपके पास F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
r12 का q, r12 वेक्टर। तो याद करने का तरीका है, इधर 2 1 है तो जस्ट इधर उसका उल्टा आएगा 1 2, बाकी सब कुछ वही है जो आपने पिछले पढ़ी है कूलॉम में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने यहां लिख रखा है कि r12 इक्वल टू होता है r2 माइनस r1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। परिमाण है तो परिमाण का क्यू, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ये है। r12 की जगह हमने लिख दिया, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया था तो r2 माइनस r1, तो r2 माइनस r1 परिमाण था, परिमाण का क्यू, और r12 वेक्टर की जगह r2 माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये आपको पास कूलॉम नियम का सदिश निरूपण आ गया। लेकिन ये किसका है? दूसरे पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार अगर आप पहले पर दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल देखोगे तो वो भी डायरेक्ट सिमिलरली इसी तरीके से निकल के आएगा। यहां हम r12 सेपरेशन यूज कर रहे थे, और जब आप Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया विद्युत बल, तो वहां F21 था, यहां होगा F12। दूसरे पर पहले ने लगाया, यहां पहले पर दूसरे ने लगाया। सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 की जगह R21 का Q और R21 वेक्टर। तो बस कुछ चेंज नहीं करना है, इधर 2 1 है तो दूरी 1 2 आएगी, अगर 1 2 है तो दूरी 2 1 आएगी, क्योंकि जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा का सेपरेशन चाहिएगा। तो 1 2 वाले F12, तो इस दिशा में सेपरेशन है R21, दूरी है R21। जब बल F21 लोगे तो इस दिशा में सेपरेशन या दूरी होगी R12। तो सिमिलरली समीकरण 1 के हिसाब से मैंने डायरेक्ट लिख दिया Q1 आवेश पर Q2 आवेश किस तरीके से बल लगाएगा, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई दोनों बलों की। ये F21 की थी, ये F12 की थी। दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे क्योंकि कूलॉम ने इंटरेक्शन को ही बताया था। तो F21 वेक्टर की वेक्टर फॉर्म और ये F12 वेक्टर की वेक्टर फॉर्म। मैंने कहा था इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम। तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना या पुष्टि करता है। तो यहां से हम उसको बता सकते हैं। वैसे डायग्राम में क्लियर है कि बलों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, बस हमको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे। डायरेक्शन तो डायग्राम में दिख ही रही है कि जस्ट अपोजिट है। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम या हम लिख सकते हैं, डायग्राम से क्लियर है, क्योंकि R21 इक्वल टू परिमाण में R12, R21 और R12 परिमाण में बराबर है, साफ साफ दिख रहा है, वही दूरी है, वही सेपरेशन है, न कम हुई है न ज्यादा हुई है। तो R21 और R12 परिमाण में बराबर है। डायरेक्शन फॉर्म में बात करें तो R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर। डायरेक्शन देखिए, एक की डायरेक्शन ये है, एक की इधर है, परिमाण बराबर है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, यानी कि ये दोनों परिमाण में समान है और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। R21 की ये जो वैल्यू है समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 से F12 इक्वल टू
R21 वेक्टर की जगह हमने लिख दिया -R12 वेक्टर, ये लिख दिया, माइनस ले आए बाहर, R21 इक्वल टू R12 होता है तो हमने इसको R12 क्यू कर दिया, तो माइनस ही बाहर ले आए और R21 इक्वल टू R12 है तो इसकी जगह R12 लिख दिया। अब समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 Q, R12 वेक्टर, सेम ये है R12 Q R12 वेक्टर, ये वैल्यू समीकरण 1 से किसके इक्वल होगी, F21 वेक्टर के, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से ये वैल्यू F21 के इक्वल है, तो हमने उसकी जगह लिख दिया F21, समीकरण 1 से लिख सकते हो। तो अब आपके पास आ गया F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, पहले आवेश पर दूसरा आवेश जितना बल लगाएगा उतना ही बल, इक्वल है, उतना ही बल दूसरे आवेश पर पहला आवेश लगाएगा, यानी कि पहले पर पहला दूसरे पर जितना लगाता है दूसरा पहले पर ठीक उतना ही लगाता है, इक्वल का साइन है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस बल की दिशा क्या होगी, विपरीत, यानी कि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। इसे ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक आवेश दूसरे पर जितनी क्रिया करेगा दूसरा आवेश पहले पर उतनी ही क्या करेगा, प्रतिक्रिया। यही है एक्शन रिएक्शन लॉ। ये जो बल है ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत लगाते हैं, विपरीत दिशा में कार्यरत करते हैं, और यही है आपका गति का तृतीय नियम। तो कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है। ये अगर बोर्ड पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए तो आपको ये जो बोर्ड पे दिखाया हुआ है ये पूरा लिखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सदिश निरूपण आता है तो हमने सदिश निरूपण भी शो किया है पूरी फुल फॉर्म में, तो आपको ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विशेषतः एक बार फिर इसको रिवाइज किए देते हैं। कूलॉम का नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उससे हमें यह पता लगा था कि दो आवेशों के मध्य जो बल होगा उसका फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात या वायु के केस में उस फॉर्मूले को हमने ये लिख दिया था। हमने यहां दो बिंदु आवेश शो किए, एक Q1 शो किया, एक Q2 शो किया। बिंदु आवेश वो दूरी की तुलना में जिनकी विमाएं नगण्य हो, तो Q1 Q2 दोनों इक्वल नेचर के, पॉजिटिव नेचर के, धनात्मक प्रकृति के लिए। एक का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हम 11th में पढ़े हैं। दूसरे का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर का मतलब R2 वेक्टर है, जो उनकी स्थिति शो करता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी तो जब हम Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे, Q1 से Q2 तक का सेपरेशन चाहिएगा, विस्थापन चाहिएगा, तो उसको हम बोलेंगे विस्थापन सदिश, और वो मैंने लिया R12। Q1 से Q2 तक का जिधर से गए जहां तक गए वो R12, और अगर हम 2 से 1 जाएंगे तो उस विस्थापन सदिश को लिखेंगे R21 वेक्टर। Q1 से Q2 के लिए R12 और Q2 से Q1 के लिए R21। तो हमने अलग अलग दोनों के विस्थापन सदिश लिए। खैर Q1 से Q2 तक के विस्थापन सदिश को R12 से शो कर दिया। प्लस है, ये भी प्लस है, Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसकी दिशा ये होगी, Q2 Q1 पर बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल है, ये दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल है। हमने अगर हम इसमें सदिश संयोजन के नियम यूज करें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखें ये दोनों भुजाएं ऑर्डरली हैं, तो R1 और R12 का योग ये अपोजिट डायरेक्शन में है, R2 के इक्वल होगा, तो R12 इक्वल टू लिख सकते हैं R2 माइनस R1। इसी प्रकार अगर हम R21 निकालते तो लिख सकते थे R1 माइनस R2। खैर जिसकी जब जहां जरूरत होगी तब इसको यूज करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू हमने ये लिख लिया। जनरल फॉर्मूला ये होता है, हमें Q2 पर Q1, Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसको F21 लिख दिया, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ये वैल्यू लिख दी, जो कि F21 की डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में विस्थापन सदिश है R12, तो हमने R12 टर्म यूज की। R12 कैप वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो एकांक सदिश हमने यूज किया।
हमने पढ़ा है एकांक सदिश इक्वल टू है सदिश बटे उसका परिमाण, तो r12 कैप की जगह r12 वेक्टर बटे r12, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। r12 का स्क्वायर हो गया r12 क्यूब, ये r12 वेक्टर हो गया। तो ये आपका इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट दे दी, जरूरत पड़ेगी इसकी बाद में। इसको हम यहां से लिख सकते हैं, r12 इक्वल टू होता है r2 माइनस r1, तो हमने r12 की जगह लिख दिया r2 माइनस r1। तो वेक्टर फॉर्म आ गई आपके द्वारा पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाए गए बल की। इसी प्रकार दूसरा आवेश पहले पे बल लगाएगा जिसको हम F12 कहेंगे। तो इसी फॉर्मूले से सिमिलरली हमने डायरेक्ट लिख दिया 12 की जगह 21 हो जाएगा, 12 की जगह 21 हो जाएगा। 12 को R2 माइनस R1 लिखा तो 21 को R1 माइनस R2 लिख दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट के सिमिलरली हमने इस इक्वेशन सेकंड को लिख दिया। तो ये आ गया कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। पूछा जाता है कि गति के थर्ड लॉ को फॉलो करो, तो बिल्कुल क्लियर है डायग्राम में, R12 R21 परिमाण में बराबर है, सेम सेपरेशन है, डायरेक्शन अपोजिट है, 21 की इधर है 12 की इधर है। तो हम ये लिख सकते हैं इक्वल माइनस, क्योंकि मैं डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए माइनस का साइन। R21 की ये वैल्यू आप समीकरण 2 में लगा दो, R21 की जगह आ जाएगा माइनस R12, माइनस को बाहर निकाल लो, R21 इक्वल टू R12 है तो R21 की जगह R12। ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो किसके बराबर है, F21 के, तो इसकी जगह F21 लिख दिया। क्लियर हो गया कि पहले पर दूसरा जितना बल लगाएगा दूसरे पर पहला ठीक उतना ही बल लगाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जितना भैया तू क्रिया करेगा उतनी ही दूसरा क्या करेगा, प्रतिक्रिया। इसको ही बोलती है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो आपका सिद्ध हो गया, ये है आपका सदिश निरूपण और इससे ही आपने प्रूव कर दिया। ठीक, खैर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण इंपोर्टेंट टॉपिक था, आपकी समझ में आ गया होगा। घर जाके एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब आगे चलते हैं भाई इससे। अगर हम कूलॉम के नियम की गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी कि कूलॉम बल F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर से तुलना करें तो देखो कुछ समानता होंगी कुछ असमानता होंगी। करते हैं, हम कर रहे हैं विद्युत बल, कूलॉम बल मतलब, एवं गुरुत्वीय बल की तुलना। देखिए विद्युत बल होता है F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, गुरुत्वीय बल होता है F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। समान दूरी पे लिए है, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। देखते हैं क्या समानता है, सिमिलरिटी देखते हैं पहले। समानता, पहली समानता, ये जो दोनों ही बल हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी कि F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या कर रहे हैं, पालन। F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो कर रहे हैं। खैर अब असमानता देखते हैं। समानता और कोई याद आएगी और देखेंगे। असमानता, पहली असमानता, कूलॉम बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी। समान प्रकृति के आवेश हुए तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल कूलॉम बल प्रतिकर्षण का भी होगा। और अगर असमान प्रकृति के आवेश हुए तो ये आकर्षण भी करेगा। तो इसका मतलब ये जो बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों नेचर का है, खींचेगा भी धक्का भी देगा। लेकिन गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण की प्रकृति का होगा। ब्रह्मांड में जो पिंड होते हैं वो सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
प्रतिकर्षित नहीं करते, जमीन अपनी ओर खींचती है, फेंकती नहीं है। तो ये कहने का मतलब गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण का होगा और कूलॉम बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। दूसरी बात, कूलॉम बल माध्यम पर निर्भर करता है। F डिपेंड ऑन मीडियम, K डिपेंड ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर करता है। बट गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय बल चाहे कोई भी माध्यम हो, G की वैल्यू सदैव नियत रहेगी 6.67 गुणा 10 की घात -11। लेकिन ये जो K की वैल्यू है वो माध्यम के हिसाब से चेंज होती है, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है, पर ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, इसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स है, ये डिपेंड नहीं करता मीडियम पर ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपोर्टेंट, K की वैल्यू बहुत ही कम होती है, K इक्वल टू 1 वो बहुत ही अधिक होती है, 1.45 एप्सिलॉन 0 9 गुणा 10 की घात 9, बहुत अधिक मान है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू ये हो गई। G की वैल्यू बहुत कम होगी, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। देख लीजिए, ये +9 है, ये -11 है। कैपिटल G की वैल्यू बहुत ही कम है, K की वैल्यू बहुत ही अधिक है। तो इसका मतलब ये जो गुरुत्वीय बल है वो दुर्बल बल होता है और कूलॉम बल है, विद्युत बल है, वो प्रबल बल होता है। यानी कि विद्युत बल समान दूरी के लिए गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ही अधिक प्रबल होता है। 11th में पढ़ा भी था, जो मूल बल होते हैं उसमें हमने पढ़ा भी था कि सबसे कमजोर बल ये समझो गुरुत्वीय बल है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बलों में गुरुत्वीय बल कमजोर था और गुरुत्वीय बल से विद्युत बल बहुत ही अधिक प्रबल होता है। वैल्यू से भी यहां देख सकते हो, तो कूलॉम फोर्स विद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में वेरी स्ट्रॉन्गर होता है। कंपैरिजन भी आपकी किताब में एग्जांपल है, उस हिसाब से अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो दो प्रोटॉनों के लिए दो प्रोटॉन लें, इक्वल डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो दो प्रोटॉनों के लिए जो विद्युत बल Fe और गुरुत्वीय बल Fg, ये जो रेशो है वो अप्रोक्सीमेट 10 की घात 36 आता है। यानी कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल से 10 की घात 36 गुना प्रबल होता है। अगर दो प्रोटॉन r दूरी पर रखें, उनके मध्य, हम एग्जांपल करेंगे आगे, उनके मध्य अगर विद्युत बल निकालें, उनके मध्य गुरुत्वीय बल निकालें, तो हम देखेंगे कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल से 10 की घात 36 गुना अधिक प्रबल होता है। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन लें तो हम देखेंगे कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल से लगभग 10 की घात 39 गुना अधिक प्रबल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 10 की पावर 39 गुना प्रबल होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि बात की जाए तो विद्युत बल गुरुत्वीय बल से अप्रोक्सीमेट 10 की घात 43 गुना अधिक प्रबल होता है। यानी कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ही अधिक प्रबल होता है। कंपैरेटिवली फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां दर्शा दिया, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कोई भी एक आप ले सकते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच हम निकालेंगे तो हम देखेंगे विद्युत बल गुरुत्वीय बल से क्या होगा, बहुत ही अधिक प्रबल होगा। तो यह है विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना। तो हमने कूलॉम नियम पढ़ा, उसका सदिश निरूपण पढ़ा। एक बात रह गई इस पूरी प्रोसेस में, जो एप्सिलॉन था, जिससे हम बोलते हैं विद्युतशीलता। मैंने कहा था उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युतशीलता।
या एवं परावैद्युतांक अपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, हमें इतना पता लग गया था, कूलॉम ने बता दिया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। विद्युतशीलता, परावैद्युतांक, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी से विद्युतशीलता के बारे में पता लगेगा, उसके इंग्लिश वर्जन से, उसकी स्पेलिंग, उसके मीनिंग से। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको जनरल मिल गया था। और हमें ये भी पता था अगर दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था कि यहां जो है वो डिपेंड ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर करता है। ये भी हमें पता है। तो किताबों में लिखा गया है, बताया गया है कि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखना है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को कहा गया यहां माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। परमिटिविटी गुण है किसी मीडियम का, प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की। तो इस आधार पे फॉर्मूला बन गया आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बनता है सामान्य फॉर्मूला। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगी। निर्वात वायु अलग अलग, कांच के लिए अलग होगी, पानी के लिए अलग होगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है मीडियम की। है एक चीज इससे क्लियर हुई कि अगर एप्सिलॉन यानी कि विद्युतशीलता की वैल्यू बढ़ेगी, परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल में क्या होगी? कमी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है। अगर एप्सिलॉन यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता का मान जितना अधिक होगा, आवेशों के मध्य लगने वाले बल में उतनी ही क्या होगी? कमी। फिर है क्या ये परमिटिविटी? परमिटिविटी नाम तो ऐसे लग रहा है कि ये परमिट कर रही है बल को, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को परमिट कर रही है। और अगर बल को परमिट कर रही है तो बल के मान में होनी चाहिए वृद्धि, पर या तो हो रही है कमी। तो ये तो उल्टा हो गया। तो है क्या ये परमिटिविटी या विद्युतशीलता? परमिटिविटी बल को परमिट नहीं करती, आवेशों के मध्य लगने वाले क्षेत्र को परमिट नहीं करती। ये परमिटिविटी अपनी फील्ड को परमिट करती है। दो आवेश है Q1 Q2, इनके मध्य जो फील्ड है उसको परमिट नहीं कर रही, ये इसमें अपनी फील्ड को परमिट करेगी। अपनी फील्ड परमिट करने का मतलब है इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, लगने वाली जो क्रिया है, उसमें क्या करेगी? कमी। परमिटिविटी एज ए विलियन का रोल अदा कर रही है। अगर किसी माध्यम है, कोई माध्यम, तो परमिटिविटी उसकी वो प्रॉपर्टी है कि वो आवेशों के मध्य लगने वाली इंटरेक्शन, जो आवेशों के मध्य की जो क्षेत्र था, इनकी जो फील्ड थी, उसमें अपनी फील्ड प्रस्तुत कर दी, अपनी फील्ड एंट्री करा दी। अपनी फील्ड एंट्री कराने का मतलब बैरियर का काम कर दिया, अवरोधक का काम कर दिया। एक आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाएगा उस बल में कमी करेगी, डिक्रीज करेगी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल में क्या करती है? कमी। अपनी फील्ड को परमिट करती है, माध्यम अपनी फील्ड को परमिट करेगा, जिससे इनके मध्य की जो इंटरेक्शन है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। तो यह क्लियर है कि अगर परमिटिविटी बढ़ी, ये प्रॉपर्टी है मीडियम की विद्युतशीलता, तो अगर विद्युतशीलता का मान बढ़ा तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल में क्या आएगी? कमी। एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे जो कम होती है, जो मिनिमम मान होता है एप्सिलॉन का, वो होता है निर्वात वायु
के लिए निर्वात वायु अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। तो एप्सिलॉन की सबसे कम वैल्यू निर्वात या वायु के लिए होती है, सबसे कम वैल्यू निर्वात या वायु के लिए होती है, तो सबसे अधिक बल किसके लिए लगेगा? निर्वात या वायु के लिए। यानी कि अगर दो आवेशों के मध्य निर्वात या हवा है तो उनके मध्य लगने वाला बल सबसे अधिक होगा। तो एप्सिलॉन की सबसे कम वैल्यू निर्वात या वायु के लिए होती है। निर्वात जिसकी कम परमिटिविटी उसके लिए बल की वैल्यू सबसे ज्यादा। तो बल सबसे अधिक कहां लगेगा? निर्वात या वायु की उपस्थिति में। निर्वात या वायु के लिए परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम शो करते हैं किससे? एप्सिलॉन 0 से। इसको कहते हैं हम क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको अलग से एक सिंबल दे दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट कर दिया गया है इसको। तो सबसे कम परमिटिविटी निर्वात या वायु की होती है, उसे एप्सिलॉन 0 से शो कर दिया और उसकी वैल्यू होती है ये। अगर इससे आगे अगर हम वाटर की परमिटिविटी की बात करें तो उसकी लगभग होती है 7.12 गुणा 10⁻⁻10। देख सकते हो बढ़ गई, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब बाकी सबकी परमिटिविटी बढ़ती जाती है, तो परमिटिविटी सबसे कम होगी किसकी? निर्वात या वायु की। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, चाहो तो इसको याद रख सकते हो, वैसे पेपर में ये आपको लिखी मिलती है, तो इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना। तो कहने का मतलब सबसे कम परमिटिविटी, सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात या वायु की होती है, और कम होगी तो सबसे अधिक बल कहां लगेगा? निर्वात या वायु की उपस्थिति में। और कॉमन सेंस भी है भाई, निर्वात या वायु में क्या है? कुछ नहीं है, कोई भी उसकी फील्ड नहीं है, कोई भी उसके कण नहीं है। किसको भेजेगा इन दोनों के मध्य बल को रोकने के लिए? कुछ है ही नहीं, तो सबसे अधिक बल यहां लगेगा। बाकी कोई और मीडियम लोगे, लकड़ी लोगे, कांच लोगे, तो वाटर लोगे, तो उनका खुद के पार्टिकल है, खुद की फील्ड है, जो इन दोनों के बीच अवरोध पैदा करेगी, अपनी फील्ड क्रिएट करेगी, जिससे आवेशों के मध्य लगने वाले बल में कमी आएगी। निर्वात या वायु की खुद की फील्ड कुछ नहीं है, तो इसीलिए सबसे अधिक बल लगेगा। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 से शो करती है, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू ये होती है। सबसे कम मान ये ही होता है। खैर, अब इतनी वैल्यू अपन याद करें तो बड़ी कठिन है, तो इसके लिए टॉपिक आता है परावैद्युतांक। अब देखो है क्या कहानी। कहानी ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें पता है कि सबसे अधिक बल लगता है आवेशों के मध्य, मैक्सिमम बल लगता है निर्वात या वायु की उपस्थिति में। अब अगर आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रख दें, कुचालक, कांच, पानी, तो बल के मान में क्या आएगी? कमी। फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है निर्वात या वायु के लिए। अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल में आएगी कमी, क्योंकि वो खुद अपनी फील्ड परमिट करेंगे, जिससे बल क्या होगा? कम होगा। मैंने कहा था एप्सिलॉन बढ़ेगा तो बल कम होगा। और अगर कोई चालक माध्यम रख दें, सुचालक, आवेशों के मध्य कोई सुचालक माध्यम रख दें तो बल का मान 0 ही हो जाएगा, यानी कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाएगा। क्यों? इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दो आवेशित पिंडों के बीच कोई पीतल की प्लेट रख दी जाए, कोई मेटेलिक प्लेट रख दी जाए, तो क्या होगा? तो वो आवेश एक दूसरे पर बल ही आरोपित नहीं करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, सबसे अधिक बल निर्वात या वायु की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में बल के मान में कमी, और सुचालक कोई माध्यम होगा तो बल का मान 0। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे वीडियो में, आगे लेक्चर में हम इससे आगे की बात पढ़ेंगे। थैंक यू।